हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9 के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 12 ध्वनि और उसका टॉपिक अपन पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। अपन ने ध्वनि तरंग के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि ध्वनि है वो तरंग के रूप में माध्यम के अंदर संचरित होती है और तरंग के साथ में ध्वनि एक स्थान से दूसरा स्थान तक किस रूप में, ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। देखिए, अब जब ध्वनि तरंग माध्यम के अंदर संचरित होती है तो माध्यम के अंदर क्या होगा? घनत्व में परिवर्तन। क्या होगी? घनत्व में परिवर्तन, या फिर अपन कह सकते हैं दाब में परिवर्तन। इस दोनों में ही विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता। जैसे अपन बात करें, एक स्पीकर है, इसके स्पीकर के पास में जैसे ही आवाज़ यहाँ एनर्जी जाएगी तो यहाँ एक उच्च दाब क्षेत्र क्रिएट होगा। क्या होगा? उच्च दाब क्षेत्र, अर्थात माध्यम के कण यहाँ पर क्या आएंगे? पास में आएंगे और ये कण वापस क्या करेंगे? एनर्जी को आगे वालों को देंगे। और ये कैसे गति करते हैं? कंपन गति करके वापस पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे वाले कण होंगे, यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ क्या प्राप्त होगा? निम्न दाब क्षेत्र, या फिर इसको क्या कहते हैं? घनत्व, निम्न घनत्व वाला क्षेत्र, अर्थात अल्टरनेट उच्च घनत्व और निम्न घनत्व वाला क्षेत्रफल प्राप्त या माध्यम होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ही माध्यम के कण यहाँ पे इस प्रकार कंपन गति करते हैं, लेकिन खुद कोई स्थानांतरीय गति नहीं करते, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन गति करते हैं लेकिन स्थानांतरीय गति नहीं करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये एक उच्च दाब और निम्न दाब वाला क्षेत्र या माध्यम का एक विक्षोभ है, वो आगे बढ़ता है निरंतर। यहाँ पर इसके पास हमेशा क्या रहेगा? उच्च दाब क्षेत्र। ये जैसे आगे जाएगा फिर अपने पास निम्न दाब क्षेत्र आएगा, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। किस प्रकार? जैसे अपन देखें कि तालाब के अंदर अपन पार्शियली एक अगर पत्थर फेंका जाता है, जैसे ये तालाब है, इसके अंदर अपन ने क्या फेंका? एक पत्थर फेंकने पर यहाँ पे ऐसे तरंगें निकलती है। क्या निकलती है? तरंगे। अगर यहाँ पे किसी वस्तु को अपन रख दें, जैसे कागज की नाव रख दी, कागज की नाव, तो ये अपने स्थान पर इस प्रकार की गति करती है लेकिन अपने स्थान से हिलती नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार की तरंगें हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं, अर्थात माध्यम के कण बिना किसी गति के तरंग गति होती। अब अभिलक्षण में अपन को 3 चीज़ों के बारे में पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे इसको घनत्व या दाब क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा, ये इसका आयाम होगा। जितना आयाम अधिक होगा, तरंगे ऊपर अधिक होगी, उतना ही घनत्व अधिक। ठीक है, और अपन को 3 चीज़ों के बारे में अभिलक्षण एक पढ़ना है अपन पास, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सेकंड आयाम, एम्पलीट्यूड, और थर्ड वेग। ध्वनि तरंग का वेग, ध्वनि तरंग का आयाम और ध्वनि तरंग की आवृत्ति। ठीक है, और एक अपन को पढ़ेंगे चौथा तरंग दैर्ध्य के बारे में। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य को अपन कहते हैं वेव लेंथ। फोर्थ अपन पढ़ेंगे आवर्त काल के बारे में। किसके बारे में? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, देखिए अब ध्वनि तरंग। अब देखिए ध्वनि के बारे में अपन देखें, एक उच्च तारत्व की ध्वनि होती है, एक
निम्न तारत्व की धमनी होती है। दूसरी अपन बात करें तो एक मृदी ध्वनि होती है और एक प्रबल ध्वनि होती है। चार प्रकार की अपन समझेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन इन चीज़ों के बारे में समझे ध्वनि तरंग के अंदर। अब देखें, पहला अपन स्टार्ट करें, बात करें वेग की। तो वेग क्या है? वेग कि ध्वनि तरंग जिस वेग से या ध्वनि तरंग का विक्षोभ, ध्वनि तरंग का विक्षोभ जिस वेग से आगे बढ़ता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि तरंग का वेग कहलाता है, ठीक है। अब इसको आयाम और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति को समझने के लिए अपन इस पे देखें। ये अपने पास एक तरंग बताइए, कौन सी? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के अंदर अपने पास यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र, उच्च घनत्व, निम्न घनत्व अपने पास इस प्रकार का, और एक रेखा के अंदर ये अपने पास कहलाती है औसत घनत्व या औसत दाब की रेखा, ठीक। बात करें आयाम की कि औसत मान से कितना मान अधिक या कितना कम, ठीक है, या इसके माध्य मान से जो अधिकतम मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। कि औसत घनत्व से अधिकतम घनत्व होगा वही उसका क्या कहलाता है? आयाम। जिसके अंतर्गत कण है वो कंपन गति करते हैं। किसके? माध्यम के कण, ओके। फिर बात करें अपने पास तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के अंदर कौन कण कंपन गति करते हैं, और यहाँ पे कैसे अपन ने बताया उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र, उच्च घनत्व और निम्न घनत्व। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि उच्च घनत्व कैसे? क्रमागत उच्च घनत्व तथा क्रमागत निम्न घनत्वों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? लैम्बडा कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। और इसका प्रतीक चिन्ह लैम्बडा क्या कहलाता है? लैम्बडा, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य हो गई। यहाँ पे अपने पास ये इसका ऊपरी भाग को अपन कहते हैं श्रृंग। क्या कहा जाता है? श्रृंग। और इसलिए निचले भाग को कहा जाता है कृत। किसी भी तरंग का ऊपरी भाग या हाईएस्ट मान पॉजिटिव वैल्यू श्रृंग और नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाते हैं? कृत कहलाते हैं, ठीक है। तो अपन तरंग दैर्ध्य को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये कृत है तो ये भी क्या होगा? कृत। और ये भी दो श्रृंगों तथा दो, इसको ऐसे समझे कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब यहाँ पे अपन कण की कंपन गति करते हुए बात करें तो इसमें ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कण एक कंपन करने पर उसके द्वारा एक कंपन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक कंपन में तरंग जितनी आगे बढ़ती है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब आवर्त काल की बात करते हैं। आवर्त काल को अपन टी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए आवर्त काल फिर अपन आवृत्ति, चलो पहले आवृत्ति को देखें। आवृत्ति को अपन ऐसे v से दर्शाते हैं अपन, v के ऊपर, या फिर कहीं कहीं जगह n से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। 11th क्लास में आप n से दर्शाओगे। आवृत्ति क्या होती है कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं?
आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान से न्यूनतम और न्यूनतम से पुनः अधिकतम मान तक आने में जो लिया गया या प्रति सेकंड जो वो या एकांक समय में जो लिया, ये समय क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, इसको आवृत्ति को अपन वापस समझता है, समझ में नहीं आएगी। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, कि प्रति सेकंड के अंदर कितनी बार घनत्व अधिकतम से पुनः अधिकतम आया और न्यूनतम से पुनः न्यूनतम आया, उसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, या फिर प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। दूसरा अपने पास आगे बढ़े, आवर्तकाल। आवर्तकाल टी। आवर्तकाल को साधारण तरीके से परिभाषित करें तो एक कंपन करने में जो लिया गया समय, एक कंपन में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल व आवृत्ति के मध्य क्या संबंध है? कि आवृत्ति होती है, वो होती है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति को अपन n या v से दर्शा सकते हैं। n और v बराबर होता है 1/t। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक बात करें, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, और इसको अपन hz के द्वारा व्यक्त करते हैं। जबकि आवर्तकाल को अपन किस में लेंगे? समय के सेकंड्स के रूप में। किस में रूप में? सेकंड में। तरंग दैर्ध्य को अपन किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। ठीक है, वेग को अपन लेंगे मीटर प्रति सेकंड्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखें कि जो तरंग गति के दौरान अगर अपन उच्च तारत्व की ध्वनि सुनते हैं तो अपन को ज़्यादा दूरी तक सुनाई देती है, या प्रबल ध्वनि को सुनते हैं तो अपन को ज़्यादा दूरी तक सुनाई देती है। अब उनका अर्थ क्या है? प्रबल और इसमें प्रबल, और पहले बात करें अपन उच्च तारत्व की। उच्च तारत्व का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या अधिक, मतलब जिसकी आवृत्ति अधिक हो। क्या हो? आवृत्ति अधिक हो। और इसको अगर दर्शाए तो अपन कुछ ऐसी होगी, ये उच्च तारत्व की ध्वनि कहलाती है। निम्न तारत्व की ध्वनि क्या है? निम्न तारत्व की ध्वनि के अंदर प्रति सेकंड कंपन कम, ये निम्न तारत्व की ध्वनि। अब एक होती है मृदु ध्वनि। कौन सी? मृदु ध्वनि। मृदु का मतलब बहुत ही धीमी, धीमी का मतलब जिसका घनत्व में परिवर्तन कम हो, घनत्व में परिवर्तन कम हो, जिस प्रकार ये। और एक होती है प्रबल ध्वनि। प्रबल ध्वनि का अर्थ यहाँ पे ये है कि जिसके घनत्व में परिवर्तन क्या हो? बहुत ही अधिक हो। ये एम्पलीट्यूड क्या हो? बहुत ही अधिक हो, आयाम अधिक हो, ध्वनि का आयाम अधिक होता है, वो कहलाती है प्रबल ध्वनि। जिसका आयाम कम हो वो मृदु ध्वनि, जिसमें आवृत्ति कम हो निम्न तारत्व की ध्वनि, जिसकी आवृत्ति अधिक हो उच्च तारत्व की ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ध्वनि के गुण को इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बांसुरी के अंदर अपन ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, अगर वो तेज बजा रहा है तो वो ध्वनि कैसी होगी? प्रबल या उच्च तारत्व की ध्वनि। ठीक है, तो ये अपन समझ जानते हैं कि उच्च तारत्व, निम्न तारत्व। ठीक है, ओके। अब अपने पास देखा जाए आगे अपन एक क्वेश्चन को देखें
कि वेग, तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति में समान। ठीक है, आप जानते हैं तरंग का वेग, अपन देखें पहले तरंग का वेग, तरंग का वेग और सामान्य तक तरंग को पहले छोड़े अपन, वेग बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग बराबर दूरी बटा समय। अब अगर वेग ज्ञात करना है तो अपने पास दूरी, अपन बात कर रहे हैं केवल एक कंपन में, किसमें, कण के एक कंपन में, और एक कंपन में जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, एक तरंगदैर्ध्य अर्थात लैम्बडा, कितने, लैम्बडा, और समय कितना होगा, टी, आवर्तकाल, लैम्बडा दूरी तय करने में लगा समय, आवर्तकाल लगेगा। तो v इजकल टू दूरी लैम्बडा अपॉन टी क्या हो जाएगा, टी। तो ये अपने पास वेग बराबर तरंगदैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल, तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर तरंगदैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल। ठीक है, और 1 अपॉन आवर्तकाल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी इंटू लैम्बडा, और 1 अपॉन टी को अपन क्या कहते हैं, आवर्ती। 1 अपॉन आवर्तकाल क्या कहता है, आवर्ती, और आवर्ती को अपन किससे दर्शाते हैं, एन से। तो यहाँ से v बराबर एन इंटू लैम्बडा, वेग बराबर आवृत्ति, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग। ठीक है, अब माध्यम परिवर्तन होने पर वेग में क्या परिवर्तन, वो अपन ने पहले वैसे देख चुके हैं कि अगर डेंसर मीडियम है तो तरंग का वेग क्या होगा, कम होगा, अगर विरल माध्यम है तो अधिक रहेगा वेग। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली। ठीक, तो अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के बाद में अपन देखेंगे कि ध्वनि के और भी जो प्रभाव है, परावर्तन, अपवर्तन वगैरह क्या चीज़, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए